इस फोन को लेके मेरे दो इमोशंस हैं। पहला कि क्या सही फोन बनाया है, इस कंपनी ने ऐसा फोन बना कैसे दिया, और दूसरा कि कितना अजीब कैमरा बनाया है, आखिर ऐसा कैमरा सिस्टम इन्होंने बना कैसे दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वही मैं आपको आज इस रिव्यू में बताऊंगा, क्योंकि फोन बहुत अच्छा है लेकिन इसके कैमरा में कमी है जो कि बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले इस डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन से अगर स्टार्ट करें तो एक प्रॉपर फ्लैट स्क्रीन है और बैक भी ग्लॉसी है, मैट नहीं है, और बैक में बत्तियां तो है ही, बस इस बार इन्होंने सिंगल लाइट को 11 पार्ट्स में तोड़ दिया है। इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। बट ओवरऑल पूरा एक सॉलिड फोन है लेकिन बहुत स्लिपरी है। बिना केस के फोन यूज करने का सोचना भी मत। एडवाइस नहीं दे रहा, वार्निंग दे रहा हूँ। और जो भी कह रहे हैं कि फोन की शेप ऐसे पीछे से थोड़ी कर्व करके इसकी इन हैंड फील बेटर हो गई है, तो पर्सनली मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस फोन को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा एक डर रहता है कि ये फिसल जाएगा हाथ से। ट्विटर पे और भी लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है, सो मैं अकेला नहीं हूँ। और अगर आप ज्यादा देर फोन यूज करते हो तो हम ऐसा सोचते नहीं है कि हमें कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। चाहे आपका ध्यान पूरा एक मूवी के अंदर हो, लेकिन कुछ देर के बाद आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा कि कुछ तो अजीब है। बट ऐसी छोटी मोटी चीजें इनिशियली नोटिस होती हैं, बाद में आदत पड़ ही जाती है। एंड ये फोन IP54 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, यानी कि नाम की वाटर रेजिस्टेंस है, पानी वानी से दूरी रखना। अब हम फ्रंट पैनल पे आते हैं। पहले अच्छी बातें, इन जनरल इस डिस्प्ले में कहीं कमी नहीं है, रंग वंग सब बढ़िया है, शार्प है, क्रिस्पी है, और HDR कंटेंट तो और भी अच्छा लगता है। और क्योंकि ब्रांड ने सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग बहुत अच्छे से की है, तो ये फोन नॉर्मल से ज्यादा स्मूथ फील होता है। आउटडोर्स में भी फोन ब्राइट है, बराबर से स्क्रीन दिख जाती है, सो आउटडोर में भी कोई इशू नहीं है। और नीचे की तरफ एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर डाला हुआ है, जो कि नॉर्मल फिंगरप्रिंट जैसा होना चाहिए वैसा ही है, अच्छी स्पीड है और रिलायबल भी है। और अगर आपको स्पेक्स में इंटरेस्ट है तो ये एक 6.7 इंच 120 हर्ट्ज फुल HD पैनल है, और फ्रंट और बैक दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, जो कि आउटडेटेड है। 5 के बाद 6 आ चुका है, 6 के बाद विक्टस आ चुका है, विक्टस के बाद विक्टस 2 आ चुका है। एक तो ये फोन है बहुत डेलिकेट, ऊपर से आप प्रोटेक्शन आउटडेटेड देते हो, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चलो इस चीज को अगर हम इग्नोर भी करें, उसके बाद भी इस डिस्प्ले में एक और इशू है। देखो इस फोन में एक LTPO डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक जाना चाहिए, लेकिन इसका नहीं जाता। बहुत बार मैंने ये चीज नोटिस की है कि अगर फोन आइडियल भी पड़ा है तो भी वो 120 पे रहता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, वो 1 हर्ट्ज पे भी जाता है, 10 पे भी जाता है, लेकिन बहुत बार वो 120 पे अटका रहता है। इवन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के टाइम पे भी रिफ्रेश रेट 10 हर्ट्ज पे जाता है, 1 पे नहीं जाता। और मोस्टली एप्स जो सब यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फोन, मैसेजेस, अलार्म, क्रोम, जीमेल, व्हाट्सएप, गूगल फोटोज, इन सारी एप्स में रिफ्रेश रेट 90 रहता है। डे टू डे लाइफ वाली एप्स में सिर्फ एक ट्विटर है जिसपे 120 हर्ट्ज मिलता है, बाकी सब में 90। इवन स्नैपचैट में तो 60 रहता है, यानी कि स्क्रीन का रिफ्रेश रेट वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए। और अगर ये रिफ्रेश रेट की रीडिंग सही है, जो कि काफी हद तक सही मानी जाती है, तो इसकी वजह से बैटरी लाइफ भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। लेकिन इस रिफ्रेश रेट वाली प्रॉब्लम पे मैं एक सफाई देना चाहूंगा कि हो सकता है ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे यूनिट में हो, क्योंकि मैंने और किसी रिव्यू में ये सब नहीं सुना। एंड्रॉइड चैनल से नमन भाई ने ये ट्वीट भी किया था कि ये फोन कौन सी एप्स में 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, तो वहां पे मैक्सिमम एप्स में ये फोन कर रहा था। इसलिए मैं आपको सिक्के की दोनों साइड बता रहा हूं कि हो सकता है प्रॉब्लम आए, हो सकता है प्रॉब्लम ना आए। चलो डिस्प्ले की बात हो गई, अब हम परफॉर्मेंस पे आते हैं। और इस सिचुएशन में एक सही बात बताऊं तो इस फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है। नॉर्मल काम तो सारे ही फोन कर देते हैं, और इसमें तो 8+ Gen 1 है, जो कि वैसे ही बहुत अच्छी चिप है, लेकिन इन्होंने सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग से उसे और बेटर कर दिया है। इसलिए नॉर्मल कामों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मल्टीटास्किंग वगैरह सब कुछ इजीली हैंडल कर लेता है। इनका जो ये नथिंग OS है वो मुझे पहले के कंपैरिजन में काफी सही लगा है। एनिमेशंस भी ओवरऑल बहुत स्मूथ हुए हैं। UI पे हम थोड़ा बाद में आते हैं। पर अगर आप उन बुद्धिजीवी लोगों में से हैं जिनके लिए परफॉर्मेंस का मतलब गेमिंग होता है और गेमिंग का मतलब BGMI होता है, तो रहने दो फिर। फोन में गेमिंग का मतलब गेंशिन इम्पैक्ट होता है, जिसको मैंने मैक्स सेटिंग्स पे खेल के देखा, तो जो ये फोन का ऊपर वाला पार्ट है वो गर्म हो रहा है, एंड FPS भी 60 से नीचे ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन एक तो ये गेम हद से ज्यादा बड़ा है, एंड अगर हम इसको मैक्स सेटिंग्स पे खेलेंगे तो ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, कोई मैक्स सेटिंग्स पे खेलता नहीं है, नॉर्मल टू मीडियम सेटिंग्स में गेम अच्छी चलती है, बस ये ऊपर का पार्ट गर्म रहता है। 1.5-2 घंटे के गेमिंग सेशन में भी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है। जिस तरह के गेम्स मैं खेलता हूँ उसमें ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और BGMI वगैरह का तो क्या ही है, वो तो हर फोन में अच्छा चलता है, इसमें भी अच्छा ही चलेगा। और रैम मैनेजमेंट भी अच्छी है। ये 12 GB वाला वेरिएंट है, अगर आप 8 वाला भी लोगे तो भी कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, क्योंकि इतनी मेमोरी वैसे भी यूज नहीं होती। तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस सेक्शन से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, इस फोन के कैमरास। इस डिस्कशन से पहले मैं आपको मेरा किया हुआ एक ट्वीट दिखाता हूँ। मैंने बोला कि आज तक मैंने जितने भी फोन यूज किए हैं
उसमें से सबसे बुरा कैमरा सिस्टम इसी फोन का है। अब कुछ लोगों को लगा कि मैंने दारू वारू पी के ट्वीट किया है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, कैमरा सिस्टम थोड़ा खराब है, लेकिन इतना बुरा भी तो नहीं है। तो ये सवाल अगर आपके मन में भी है तो आपके सवालों का जवाब ये रहा। अभी जो आप देख रहे हो वो कुछ ऐसी फोटोज हैं जो इस फोन ने ली हैं, और ये ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता। किसी में इसने हाथ काले कर दिए, किसी में इसने फेसेस के अराउंड एक बॉक्स बना दिया, किसी में टी शर्ट के ऊपर ब्लैक शैडो छोड़ दी है, किसी में सब्जेक्ट के अराउंड व्हाइट ग्लो करवा दिया है। तो अब अगर ऐसी फोटोज कोई भी फोन लेगा तो मैं तो क्या, कोई भी बोलेगा कि ये फोन गंदी फोटोज लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी फोटोज ही गंदी लेता है। अगर आप इंसानों को फ्रेम से हटा दोगे फिर ये फोन एक्सेप्टेबल फोटोज ले लेगा। कलर्स वगैरह अच्छे हैं, ब्राइट है, HDR का कोई भरोसा नहीं है, सिस्टम हिला ही रहता है उसका। और ह्यूमंस को फ्रेम में डालते ही कैमरा सिस्टम हार मान जाता है, मतलब बहुत अनइवन स्किन टोन्स आती हैं। अगर सब्जेक्ट की स्किन थोड़ी डार्क साइड में है तो ये क्या करता है उस चीज का कोई आइडिया नहीं है। अगर स्किन वाइट है तो फिर भी वो कंपैरेटिवली ठीक है। बट जहां पे ये ह्यूमन की फोटोज अच्छी लेता है वो है 2x वाले मोड के अंदर। इन फोटोज में एक फील होती है बहुत अच्छी वाली, और जो नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर ये करता है वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और नथिंग से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस फोन से अल्ट्रा वाइड कैमरा तो तुम निकाल ही दो, क्योंकि वो तो वैसे भी ब्लैक फोटोज ही लेता है। क्योंकि वाइड एंगल वाली फोटोज में शैडोज नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ऐसा लगता है कि लाइट रूम में डाल के शैडो वाले स्लाइडर को बिल्कुल जीरो कर दिया हो। अब जितने चाहो उतने सैंपल्स देख सकते हो, कुछ फोटोज अच्छी दिखेंगी, कुछ फोटोज बहुत बुरी दिखेंगी। और ये सारे शॉट्स तो आउटडोर में थे, इंडोर वालों की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, वहां पे भी सेम ही हाल है। सो जो भी है, जैसा भी है, फोटोज बहुत वियर्ड है और इस कैमरा सिस्टम पे काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फीज अगर आप लेते हो तो वो इस फोन से बहुत अच्छी आती हैं, स्किन टोन अच्छी आती है, डायनेमिक रेंज उसमें बहुत अच्छी रहती है, और जितनी फ्रंट कैमरा से डिटेल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी डिटेल्स भी निकाल के देता है। सो ओवरऑल फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से ज्यादा रिलायबल है। अब जब इतनी बेइज्जती हो ही गई है तो वीडियोस पे भी आ जाते हैं। 4K 30 FPS का सैंपल आपके सामने है और आप खुद जज कर लो कि इस वीडियो में शैडोज कहाँ हैं और स्किन टोन्स कहाँ हैं। स्किन जहां भी दिख रही है उसका टाइम टू टाइम कलर चेंज हो रहा है। कभी वो पूरी ब्लैक हो जाती है, कभी वो रेडिश हो जाती है, कभी ब्राउनिश हो जाती है। यानी कि स्किन का जो लाइट कंट्रोल है वो बुरा है। और ये वीडियो तो आउटडोर में फुल फ्लेज सनलाइट में ली हुई है, इंडोर में तो इसको भगवान बचाए। सेल्फी वीडियोस में आऊं तो वो फिर भी ठीक है, ऑल्दो इसको डायनेमिक रेंज का मतलब समझ नहीं आता। सन के अगेंस्ट होते ही इस फोन को कोई आइडिया नहीं है कि फुटेज के साथ क्या करना है। और ये ब्रांड वालों को पता नहीं क्या तकलीफ है, एक 45,000 के फोन में फ्रंट कैमरा में 1080p वीडियो देते हैं, 4K देने में जान जाती है तुम्हारी। तो अब मैंने आपको इसके कैमरा सिस्टम की सारी कमियां बता दी है, लेकिन इस सब के बाद एक मेरी छोटी सी सफाई भी सुन लो। ये अजीब से कैमरा सैंपल्स जो आपने स्टार्टिंग में देखे थे, ये इतने अजीब हैं कि ये कैमरा सिस्टम बीटा वर्जन का बीटा वर्जन लग रहा है। हो सकता है ये प्रॉब्लम सिर्फ 100, 200, 500 यूनिट्स में आए, यू नेवर नो। लेकिन क्योंकि ये मेरा रिव्यू है तो मेरे को जो दिखा मैं आपको वही बता सकता हूँ। और एक फैक्ट ये भी है कि मैं ये यूनिट बहुत इजीली रिप्लेस करवा सकता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल यूजर फ्लिपकार्ट को शायद फोन करता रह जाएगा। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फोन लोगे तो क्या कुछ हो सकता है। अब हम आते हैं इस फोन की एक मेजर हाईलाइट पे, यानी कि इसके ग्लिफ्स। तो अभी तक ये लाइट्स इस फोन में उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही थी जितना आप और हम सोसाइटी में कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे कि जब जोमेटो से खाना आएगा तो आपको दिखेगा कि आपका खाना कहां तक पहुंच गया है, जो कि डेफिनेटली आम लोगों के लिए एक यूजफुल चीज हो सकती है। एक वो फीचर है एसेंशियल नोटिफिकेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर ऐप से जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको दिख जाएगा कि एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अब मैं तो नोटिफिकेशंस ऑफ रखता हूं, लेकिन जो भी ऑन रखता है उसके लिए ये फीचर बहुत अच्छा है। बट जो ग्लिफ टाइमर है वो मेरे काम आया है, क्योंकि मैं ब्रेक्स में काम करता हूं। अगर मैं 25 मिनट काम कर रहा हूं तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो इस ग्लिफ टाइमर में 25 मिनट का टाइमर सेट करके लॉक स्क्रीन पे विजेट डाल के छोड़ दो। तो जब आपको ऑन करना हो तो डायरेक्टली लॉक स्क्रीन विजेट से ही आपका 25 मिनट का टाइमर ऑन हो जाएगा। इससे होता ही है कि जब तक ये पीछे की लाइट बुझेगी नहीं तब तक हमें ऐसे रहता है कि हमें फोन को नहीं यूज करना। तो एज अ कस्टमर भी हमें नए नए टेक को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अल्टीमेटली अब ये कंफ्यूजिंग बत्तियां कंफ्यूजिंग नहीं रही हैं, और जनरली ऐसी कंफ्यूजिंग चीजों में और फीचर्स धीरे धीरे लाए जाते हैं ताकि कंफ्यूज्ड यूजर और कंफ्यूज ना हो। और कंपनी ने कुछ सोच के ही एक सिंगल लाइट को 11 पार्ट्स में तोड़ा होगा। वो अलग अलग लाइट का अलग अलग यूज केस भी बना सकते हैं। तो हाँ, धीरे धीरे ये लाइट्स यूजफुल बन रही हैं, एंड आई एम श्योर बाय द टाइम ये चीजें बेटर ही होंगी। सो वी शुड वेट। अब हम यूआई पे आते हैं, और इस बार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा होने के साथ साथ कुछ ना कुछ नया भी है। जैसे कि होम स्क्रीन विजेट्स में आपको वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ जैसे और भी यूजफुल टॉगल्स
मिल रहे हैं। सेकंड, ये सेम सेटिंग्स आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी मिल रही है, जो कि कुछ नया है। यानी कि आप डायरेक्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ये 25 मिनट के टाइमर वाला ग्लिफ बटन मैंने आपको दिखाया था, तो ये चीज काम की है। और इसी AOD में इन्होंने कैलेंडर को भी इंटीग्रेट कर दिया है, और क्योंकि मैं अपना कैलेंडर भर के रखता हूं, तो फोन उठाते ही मुझे दिखेगा कि मुझे आगे क्या करना है, तो ये चीज मुझे अकाउंटेबल रखेगी। और इन छोटे छोटे फीचर्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पहली बार किसी काम आ रही है। टॉर्च बटन को होल्ड करने पे ग्लिफ्स का ऑन होना, वॉल्यूम और ब्राइटनेस स्लाइडर के अंदर अपने डॉट वाले फॉन्ट को इंटीग्रेट करना, ये सारी चीजें मिलके एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाती है। और इसके हैप्टिक्स मुझे कोई ऐसे बहुत क्लासी नहीं लगे। वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो कम है, और आपके पास कोई एडजस्टमेंट सेटिंग्स भी नहीं है। ठीक ठाक सटल से हैप्टिक्स हैं, और UI में हैप्टिक्स की एप्लीकेशन और बेटर हो सकती है। चलो, अभी जो मैं बोलूंगा वो बात काफी कम लोगों को समझ आएगी, लेकिन जिसको आएगी वो अपनी पीठ थपथपा लेना। इनका जो ये नथिंग OS है, उसके आइकन्स का थीम इन्होंने बिल्कुल मोनोक्रोम रखा है, बिना रंगों का, एकदम ब्लैंक। लेकिन बाय डिफॉल्ट सारी एप्स इन ब्लैक एंड व्हाइट थीम्ड आइकन्स को सपोर्ट नहीं करती। उसके लिए आपको नथिंग का आइकन पैक इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी एप्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगी। और ये चीज पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड सेकेंडली, इसका एक बेनिफिट भी है। जैसे अगर आप मेरी तरह फोन को थोड़ा कम यूज करना चाहते हो, तो ये सारे आइकन्स आपको सेम लगेंगे, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर को ढूंढने में हल्का सा टाइम लगेगा, जिससे होगा कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत गिल्ट में क्या पता आप खुद को रोक लो। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो आपकी बड़ी मदद करती हैं। एंड एट द सेम टाइम इस फोन की बैटरी भी बिल्कुल कम नहीं है, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। 6 घंटे से ज्यादा ही टाइम वेस्ट करवाएगी। 6 तो कम है, 6 से तो ऊपर ही रहता है। अगर कंटेंट ज्यादा देखते हो तो 7 साढ़े 7 घंटे तक का भी स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। यानी कि कुछ भी करो, एक दिन तो आराम से निकल ही जाएगा। और मेरी टेस्टिंग में मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन रखा है, और फोन मोस्टली ऑटो ब्राइटनेस पे था, तो बैटरी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी है। बस वो रिफ्रेश रेट वाली दिक्कत अगर सॉल्व होती है तो आई गेस SOT थोड़ा और बढ़ जाएगा। और इस फोन को चार्ज करने के लिए मैं सैमसंग का 25 वॉट वाला चार्जर यूज कर रहा हूँ, जिससे कि फोन अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाता है। वैसे ये 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो इसका ओरिजिनल चार्जर खरीदो, वो अराउंड 50 मिनट्स में आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। और ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कई फोन तो रखते ही चार्ज होने लगते हैं, लेकिन इसकी कॉइल को थोड़ा सा अलाइन करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नथिंग को अपने स्पीकर्स को थोड़ा और अलाइन करना चाहिए। अब देखो, स्पीकर्स में वैसे तो क्या ही खराब होगा, आवाज तो निकालते ही हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये आवाज ज्यादा निकालते हैं, यानी कि बेस वगैरह वो सब कम है और वोकल्स पे फोकस बहुत ज्यादा है। मतलब सरल भाषा में बोलूं तो अगर आप गाना सुन रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट्स की जो ऊम्फ होती है वो कम है, थोड़ा और बेटर ट्यून हो सकता है, वॉल्यूम वगैरह सब सही है। और ऊपर और नीचे के स्पीकर से आवाज ऑलमोस्ट इक्वल ही आती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये छोटी सी वोकल्स वाली प्रॉब्लम मेरे को लगी, ये अगर अपडेट से फिक्स हो जाए तो बेटर रहेगा। और अगर आप आज के जमाने में भी कॉल करते हो तो नेटवर्क फोन 1 का भी बहुत अच्छा था और इसका भी बहुत अच्छा है। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ वो मेरे वाईफाई से काफी दूर है, और यहाँ पे बहुत से फोन्स कनेक्टेड नहीं रहते। जैसे मैंने Razer 40 Ultra चेक किया था, वो कनेक्टेड नहीं रहता, जबकि वो नाम के लिए एक फ्लैगशिप फोन है। लेकिन फोन 2 का नेटवर्क S23 Ultra के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है, यानी कि बहुत अच्छा। अब कहते हुए विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जियो का नेटवर्क अल्ट्रा में इतना अच्छा नहीं चलता जितना इस फोन में चलता है। आई नो बिलीव करना मुश्किल है, बट जेन्युइनली ऐसा है। तो कॉल्स और मोबाइल डेटा अगर आप यूज करते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलो, ये सब एक साइड में, लेकिन इस कंपनी की एक स्ट्रैटेजी है। फॉर इंस्टेंस, ऐसा बहुत कम होता है कि सैमसंग और एप्पल को छोड़ के किसी भी कंपनी का 1 साल पुराना फोन रिकमेंड किया जाता हो, लेकिन नथिंग का ये फोन 1 आज भी रिकमेंड किया जाता है। इन बत्तियों की वजह से नहीं, इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से। एक छोटी सी टीम का विजन इतना क्लियर है कि हमें फ्लैगशिप ब्रांड्स की लिस्ट में काउंट होना है, और कहीं ना कहीं वो हो भी रहे हैं। इन फोन्स का कंपैरिजन रेडमी, रियलमी, पोको, आईकू इनसे नहीं किया जाता। इनका कंपैरिजन किया जाता है कहीं ना कहीं आईफोन्स और सैमसंग से। और ये चीज ओवरनाइट अपने आप नहीं हुई, इस ब्रांड ने आपके दिमाग में ये बिठाया है कि आप इसे उस पेडेस्टल पे रखो। जब इस नथिंग फोन 2 की प्राइस रिवील की गई तब बहुत से लोगों ने कहा कि ओवर प्राइस्ड है, ये लोग खुद को एप्पल समझ रहे हैं। लेकिन अब मार्केट में भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक ओवर प्राइस्ड फोन निकाल भी दोगे तो 4 गाली जरूर पड़ती है, लेकिन आपके फोन को फिर कंपेयर भी ऊपर वाले बिग डॉग्स के साथ किया जाता है। ये सेम चीज एप्पल भी तो करता है। एप्पल की प्राइसिंग को कौन से दिन क्रिटिसाइज नहीं किया गया, लेकिन उसने कभी भी इस चीज को सुना ही नहीं। ये सेम चीज इनके साथ भी है। अगर ये थोड़ी ढंग की चीज महंगे रेट पे बेचेंगे
तो पैसे तो ज्यादा लगेंगे ही। बाकी कंपनीज ब्लोटवेयर वगैरह डाल के पैसे पूरे कर लेती हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं डाला। एंड सेकेंडली इनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है और वो देने के पैसे लगते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा पर्सनल कैमरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था तो इस फोन को परफेक्ट कहना पाप होगा। बट आई रियली होप कि फोन 1 की तरह इसमें भी अपडेट से चीजें फिक्स हो जाएंगी। सो आई डोंट थिंक दिस फोन इज ओवर प्राइस्ड। अगर ये इस कैमरा सिस्टम को फिक्स कर दें देन इट इज अ गुड फोन एट अ गुड प्राइस। अभी के लिए इस फोन को मत खरीदो, हम देखते हैं कि ये फ्यूचर में क्या करते हैं। अगर चीजें फिक्स होती हैं तो डेफिनेटली ये फोन 100% रिकमेंडेड हो जाएगा। बट सैडली हम ये चीज फोल्डिंग फोन्स के लिए नहीं कह सकते। पूरी वीडियो ये रही, मैं आपको वहीं मिलता हूं। ओके, बाय बाय।